प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस के 8 विधानसभा में कई सीटों पर कड़ी टक्कर देने के बाद भी समाजवादी पार्टी कैसे हार गई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। खासकर वाराणसी शहर, दक्षिणी, उत्तरी, शिवपुर और सेवापुरी में सपा नेताओं के साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों को भी इस बात का अंदेशा था कि भाजपा के गढ़ में इस बार सपा का परचम लहराने वाला है। लेकिन वाराणसी के सांसद पीएम मोदी के उद्घोष हर हर महादेव और भगवान भोलेनाथ के जयकारे के सामने सपा जनों के द्वारा जय 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 अखिलेश के नारे को शिव भक्तों ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, जिन जातिवादी सोच के दलों के साथ सपा ने गठबंधन किया उनको तो फायदा हुआ, लेकिन उनकी बयानबाजी से बीजेपी से नाराज सवर्ण मतदाताओं ने अंतिम समय में सपा के खिलाफ लामबंद होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शहर उत्तरी के सबसे मजबूत दावेदार वीरेंद्र सिंह ने क्लाउन टाइम्स से सीधी बातचीत में कही। बनारस में सपा और भाजपा के प्रचंड बहुमत की जीत पर फिलहाल क्लाउन टाइम्स ने स्वतः कोई विश्लेषण नहीं किया, क्योंकि सच्चाई बयां करने पर गोदी मीडिया की फहरिस्त में शामिल करने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी। जैसा कि मतगणना के ठीक 2 दिन पहले पहाड़िया मंडी में कथित ईवीएम धांधली के मामले में कुछ सपा के उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार गोदी मीडिया के नाम पर मीडिया प्रतिनिधियों को न केवल निशाना बनाया गया, बल्कि उन पर अपशब्दों की बौछार की गई, यह इस बात की गवाही है कि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद सपा संगठन में कहां से चूक हो गई, जिसे सपा के वरिष्ठ नेता बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके पूर्व मंत्री और सपा नेता वीरेंद्र सिंह ने क्लाउन टाइम्स से अनौपचारिक बातचीत में दुखी होकर बताया कि जिस प्रकार टिकट की आस में सपा के लखनऊ प्रदेश कार्यालय में 12 से 14 घंटे इंतजार करने के बाद भी पूर्व सांसदों और विधायकों को जलालत झेलनी पड़ी। पूर्व मंत्री की माने तो सपा के जिन नेताओं ने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी के लिए खपा दी हो, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को 12-14 घंटे इंतजार के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना तो दूर, बल्कि अगर बंद कार में अध्यक्ष जी अपने सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े पूर्व सांसदों और विधायकों को बिना देखे निकल जाते थे। ऐसे में बेबस और लाचार वरिष्ठ नेता अपनी उपेक्षा से स्वयं को कोसते रहे कि आखिर हमने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए क्यों खपा दिया। इतना ही नहीं, टिकट बंटवारे के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने किसी भी पूर्व सांसद, विधायक अथवा टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं से कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी कि उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए क्या भूमिका अदा करनी है। जैसा कि वाराणसी शहर उत्तरी के सबसे मजबूत दावेदारी करने वाले पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने सपा के अधिकृत प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू के लिए केवल इसलिए प्रचार नहीं किया कि उन्हें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां कोई दिशा निर्देश नहीं दिया। उन्हें इस बात का भी मलाल है कि बनारस में जनसभा में आने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री और वाराणसी शहर उत्तरी के सबसे मजबूत दावेदार वीरेंद्र सिंह। समाजवादी पार्टी से आपकी सबसे मजबूत दावेदारी थी, लेकिन आपका टिकट काटकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अशफाक अहमद डब्लू को प्रत्याशी बनाया और वे चुनाव हार गए। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है और उनका विवेक और परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिससे उन्होंने मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया। इतनी मजबूत तैयारी थी यहाँ उत्तरी में, तो हार का कारण क्या है? अब तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हम किस स्तर पर कमजोर रहे, वो चाहे संगठन का स्तर हो, चाहे प्रचार का स्तर हो, चाहे चुनाव की रणनीति बनाने का स्तर हो, चाहे प्रत्याशी चयन तय करने का स्तर रहा हो। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो इस बात का संकेत कर रही हैं कि अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बन पाई, और वो भी वाराणसी में हम जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो ये तो बैठेंगे लोग, विचार करेंगे तो बातें निकल करके। एक तरफ
हर हर मोदी नारा लग रहा था, जिसको भाजपा ने छोड़ दिया। फिर हर हर मोदी का नारा हट के जय श्री राम, ये सारे नारे लगने लगे, हर हर महादेव के नारे लगने लगे। एक तरफ जय अखिलेश के नारे लग रहे थे। ये मैंने भगवान भोले की नगरी में इस तरह की नारेबाजी कितना नुकसान किया समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ रही थी। बाकी अन्य पार्टियां, उनके साथ मीडिया थी, उनके साथ लोग थे, उनके साथ धर्म था, उनके साथ संगठन था उनका, उनके साथ तमाम ऐसे मठों और धार्मिक स्थलों के लोग थे जो चुनाव लड़ रहे थे। अब मीडिया और इस ताक में थी कि कौन सा ऐसा नारा, कौन सी ऐसी परिस्थिति बने जिससे हम इसे हाईलाइट कर सकें। तो भगवान भोले की नगरी में अब जय 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 अखिलेश का नारा लगेगा तो निश्चित रूप से भोले के अनुयायी हैं, उनको बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा। तो कहीं न कहीं हम प्लान करने में विफल रहे, तभी तो हम 8 सीट में से एक भी सीट नहीं जीत पाए। लहर बड़ी करारी है, चीलम पे साइकिल भारी है, ये भी हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ। मेरा व्यक्तिगत मत है कि जितनी शालीनता से चुनाव लड़ा जाएगा उतना अच्छी तरह से जीत के अवसर प्राप्त होंगे। कहीं न कहीं इन सब नारों, इन सब भाषणों में जवाब देने की प्रति ज्यादा थी और शालीनता का पुट थोड़ा कम नजर आया, जैसा कि मेरा अनुमान है। मैं नेतृत्व पर प्रश्न नहीं लगा सकता, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाऊं, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता था। और मूल जो सबसे कारण है वो कारण ये है कि एक होता है व्यवस्थित चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी अपने संगठन के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं के एक तरीके से, मैंने सोची समझी रणनीति के तहत वो बूथों पर ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ रही थी। दूसरी तरफ हम अनऑर्गेनाइज थे, हमारे पास संगठन का जो तालमेल होता है वो नहीं था, हमारे पास भीड़ थी, व्यवस्था नहीं थी। तो व्यवस्थित चुनाव और अव्यवस्थित चुनाव में खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। हम ज़्यादा संख्या में होते हुए भी बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए। मोदी जी के रोड शो और अखिलेश जी के रोड शो का कितना पॉजिटिव और नेगेटिव असर पड़ा? कि मोदी जी के रोड शो में मोदी के कार्यकर्ता थे, मोदी के संगठन के लोग थे, मोदी के जो भाजपा का जो एक बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकारिणी और एक जिम्मेदार लोग थे जो भीड़ के हिस्से में थे। और माननीय अखिलेश जी की भीड़ में उत्साह था, नौजवान लड़के थे, अनियंत्रित थे, जो शायद बनारस के लोगों को अच्छा नहीं लगा। अखिलेश जी की यहाँ पे एक जनसभा हुई थी जहाँ पुलिस वालों की पिटाई भी हो गई, पुलिस वाला हाथ जोड़ा, तो वो वीडियो भी आपने देखा होगा। ये कितना तो आपकी पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा? संभवतः ये यहाँ का नहीं था, लेकिन नहीं, यही का था। यही नहीं, मीडिया के लोगों ने यहाँ के परिप्रेक्ष्य में दिखाया था। ये घटना हमको लगता है सोनभद्र की थी, लेकिन यहाँ मैनिपुलेट करके दिखाया गया। घटना कहीं का भी हो, भारत के लोग शांति प्रिय लोग हैं और उत्पात नहीं चाहते। अगर हम इसी को शालीन ढंग से यदि हम अपना प्रचार प्रसार किए होते, कुछ सहयोगी संगठनों ने कुछ जाति विशेष के लोगों के ऊपर हम सीधे सवाल करते हैं कि आपका ओम प्रकाश राजभर के आने से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा हुआ, ओम प्रकाश राजभर को कितना फायदा हुआ, उनके भाषणों का समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, ओम प्रकाश जी जातिगत राजनीति करते हैं और एक जाति विशेष की
को लक्ष्य करके उनके भाषण का अंग हुआ करता है और उसी को प्रभावित करते हैं। उसका फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को हुआ और बहुत सी सीटों पर हुआ, लेकिन नुकसान उससे ज़्यादा हुआ। उससे ज़्यादा ये नुकसान हुआ कि जो लोग एंटी इनकम्बेंसी के तहत, चाहे वो किसी जाति विशेष के हो, सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो और तमाम अन्य जातियों के जो नौजवान थे, जो भाजपा के विरुद्ध समाजवादी को वोट करना चाहते थे, लेकिन इस तरीके की भाषणबाजी से प्रकाश जी जैसे और मौर्य जी जैसे लोगों की भाषणबाजी से कहीं न कहीं वो उनको एकजुट होने में मदद मिली। और इस एकजुट होकर के जो मदद जो भाजपा के पक्ष में उन्होंने की, और उसके कारण हमें नुकसान उठाना पड़ा। बाकी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जब समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से वो सही कारणों की जांच करेंगे। कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का टिकट लेने के लिए जो लंबी कतार लगी हुई थी, बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता और 12 से 14 घंटे इंतजार करते रहे, उनकी उपेक्षा हुई। टिकट बंटवारे के बाद भी सीनियर लीडर्स की उपेक्षा हुई। जैसे बनारस के उत्तरी की बात की जाए तो आप चुनाव में कहीं नजर नहीं आए, इसका कारण क्या है? इस उपेक्षा के पीछे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की रणनीति रही है? देखिए, 10 लोग टिकट मांगते हैं, उसमें एक को टिकट मिलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नज़र में हम लोग बहुत कमजोर प्रत्याशी रहे होंगे, या हम लोगों का या उनकी नज़र में जातिगत समीकरण में कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी जिससे उन्होंने नहीं दिया। लेकिन एक बार भी अगर फ़ोन करा के आए थे, यहाँ पे ताज में रुके थे, अगर बुला करके एक बार जिम्मेदारी देते कि ठीक है, हम आपको नहीं दे पाए हैं टिकट, लेकिन हम आपको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, फला विधानसभा में लग करके दिखाइए, तो नेता वो हमारे हैं, उनके निर्देश का हमें पालन करना है। नेता हमारे ये विधान जो सभा के जो सामान्य पदाधिकारी, नेता हमारा नहीं है, नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनके आदेश और निर्देश की प्रतीक्षा करते रहे, घरों में बैठे रहे। मैंने समाजवादी का विरोध नहीं किया, लेकिन इसका खामियाजा प्रत्याशी को भुगतना पड़ा ना। अब वो प्रत्याशी जाने, वो तो आपके हिसाब से क्या, अगर आप लग जाते तो ये रिजल्ट कुछ और होता है? हम किसी के भाग्य विधाता तो नहीं है, लेकिन अपने प्रयास से मुझे संतोष जरूर मिलता कि मैंने समाजवादी के पक्ष में जम करके प्रयास किया। मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोन और आदेश का इंतजार करता रह गया और चुनाव भी दिया। उद्घाटन में आप गए थे, उनके आने के पीछे तो एक मंशा रही होगी ना, आप उनके साथ हैं? निश्चित रूप से मैं उनके उद्घाटन में गया था, मैंने उद्घाटन भी किया। मैं अपने कार्यकर्ताओं को उनके चुनाव के लिए लगाया, लेकिन मैंने उनसे भी साफ कह दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको जिस विधानसभा में लगने के लिए कहेंगे, हम उस विधानसभा में लगेंगे। उनके आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब उनका फ़ोन आ जाएगा या उनका कोई मैसेज आ जाएगा कि हमें शिवपुर लगना है, कि हमें उत्तरी लगना है, कि हमें सेवापुरी लगना है, कि हमें अजगरा लगना है, या हमें ज़िले के बाहर किसी विधानसभा में लगना है, अगर किसी प्रकार का मैसेज आता तो जरूर पालन मैं करता उसका। अंतिम सवाल है, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी है? ये जब विधानसभा का टिकट नहीं मिला तो हम 24 की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? फिर भी कहीं से आपकी तैयारी? हर नेता जो नेतागिरी करता है उसकी अपेक्षा रहती है कि चुनाव लड़े। तो कहाँ से आपकी तैयारी चल रही इस समय? तैयारी क्या करना है, हम लोकसभा चंदौली में 6 चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा का, और वो एक एक क्षेत्र परिचित था, बनारस का अंग रहा, मैं जिला अध्यक्ष भी रहा। तो जिस समय जिला अध्यक्ष रहा उस समय चंदौली, बनारस और ज्ञानपुर सब एक था, तो मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। बाकी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि लोकसभा के लिए किसको चयन करते हैं, किसको जो है कि लड़ाते हैं। यदि अब हम पहले से कह दें तो जैसे उत्तरी में बेइज्जत हुए, अब उसमें हम बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं। इसलिए जो हमने छोड़ दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कि उनकी जो इच्छा होगी, अगर वो लड़ाएंगे तो लड़ लूँगा, नहीं लड़ाएंगे तो नहीं लड़ूंगा, जिसको कहेंगे उसे लड़ाऊंगा। कुल मिलाकर जहां एक और वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी ने
अपने चुनावी रणक्षेत्र बनारस में बूथ विजय सम्मेलन के माध्यम से प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसा महामंत्र दिया कि सभी एकजुट होकर केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार के पक्ष में झूमकर मतदान कराया और प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया। यानी उनके लिए अपने जनप्रतिनिधि से नाराजगी कोई मायने नहीं थी। उन्हें तो यूपी में भगवा लहराना था और योगी को सीएम बनाना था, जिसमें वह कामयाब हो गए। सपा को इस बात से सबक लेना चाहिए कि पार्टी में संगठन की शक्ति और उसका प्रबंधन किसी भी चुनाव को जीतने के लिए महामंत्र है और चुनावी रण में फतह हासिल करने के लिए नाराज नेताओं को सबसे आगे रखना जरूरी है। तभी बड़ी लड़ाई लड़कर जीती जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आए और मेरी बात